जलील तीन मिनटात संपवायचं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हूं, अपनी नाराजगी जताने के लिए। महाराष्ट्र के सामने बहुत गंभीर प्रश्न है और ऐसी सूरत में राज्य के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, ये सरकार को समझना बहुत जरूरी है। जनता जब किसी सरकार को चुनती है तो ये उम्मीद करती है कि मेरे परेशानी के वक्त यही मेरी सरकार मेरे आंसू पोंछेगी, यही मेरी सरकार मेरे कंधे का बोझ कम करेगी। लेकिन अध्यक्ष जी, जब राज्यपाल अपना भाषण दे रहे थे और इस भाषण की कॉपी जब मेरे हाथ में है, ये 2 पेजेस स्टार्टिंग के पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आया है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। महाराष्ट्र की जनता को राहत मिलती, कुछ सुकून मिलता अगर राज्यपाल अपने भाषण की शुरुआत उस सत्य से करते जो महाराष्ट्र इस वक्त जूझ रहा है। एक ऐसा सत्य जिसके तहत आप देखेंगे कि हर रोज कोई ना कोई एक बेबस किसान अपनी जान दे रहा है। इससे शुरुआत नहीं की गई है। अध्यक्ष जी, 22 साल पत्रकारिता के जीवन में रहने के बाद मैंने हर साल किसी न किसी जिलाधिकारी के दफ्तर में दुष्काल आढावा बैठक जरूर अटेंड किया है। इन 15-20 सालों के अंदर कुछ बदला नहीं है। अगर बदले हैं तो महज आंकड़े बदले हैं। कभी 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, कभी 6,000 करोड़ रुपए, और अब यह सरकार दावा कर रही है कि हम 18,000 करोड़ दे रहे। मैं सदन को आपको लिख कर देना चाहता हूं कि अगले साल भी यही सवाल होंगे, वही सब हरकतें दोहराई जाएंगी और सरकार यह कहेंगी कि हम 18 साल पिछले साल दिए थे, इस साल हम 24,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। होगा यही। सवाल यह है कि क्या वजह है कि इतने सालों के अंदर इतना करोड़ों रुपया हम किसानों के नाम के ऊपर अगर दे रहे तो यह जा रहा कहां पे, यह पूछने की जरूरत है। कई हजार करोड़ रुपए की स्कीमें अनाउंस की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि किसानों के पास ना तो पानी पहुंच रहा है ना पैसा पहुंच रहा है। पानी किसी की जागीर नहीं होती है, यह नेचुरल रिसोर्स है। अध्यक्ष जी, जब सड़क बनाते हैं और उस सड़क के बीच में कोई प्रॉपर्टी आती है तो आप उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। जब इंडस्ट्री बनाना होता है तो किसानों की जमीन को आप लेते हैं। क्या वजह है कि दुष्काल के पीरियड में आप टैंकर के एक माफिया को पनपने देते हैं? क्यों पनपने देते हैं? क्यों टैंकर्स पूरी एक्वायर नहीं की जाती है? इसलिए नहीं की जाती है कि वो टैंकर माफिया चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो, किसी नेता का भाई, भतीजा या बेटा चला रहा है। यह सत्य है। इस वजह से आप इस टैंकर माफिया को पनपने दे रहे हैं। क्या वजह है कि सरकार इन टैंकर माफिया के ऊपर काबू नहीं पा रही है? अध्यक्ष जी, यह सदन इतना ताकतवर नहीं हुआ है, कोई सदन इतना ताकतवर नहीं है कि कुदरत के कहर से हम लड़ सके। लेकिन हम इसका मुकाबला कैसा करना चाहिए, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। विपक्ष आता है, चाहे अगर ये विपक्ष में बैठे हो या ये विपक्ष में बैठे हो, वो जोर जोर से मांग करते हैं कि इतने करोड़ रुपए चाहेंगे, वहां पे जाएंगे, बजाएंगे, जोर जोर से मांगे करेंगे, फिर बाहर चले जाएंगे। नतीजा यह हो रहा है कि 15-20 सालों से महाराष्ट्र के अंदर दुष्काल वैसे का वैसे ही है। किसानों की हालत बद थी पहले तो अब बदतर हो गई है। लेकिन आप करोड़ों रुपया इसके ऊपर दे रहे। कहीं ये बताइएगा कि ईमानदारी के साथ ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? 18,000 करोड़ रुपया आप देने का दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ी रकम होती है अध्यक्ष जी, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ये अभिभाषण के अंदर हम चाहते थे कि राज्यपाल जी भ्रष्टाचार के बारे में कहे, इसलिए कहे कि नागपुर बेंच, जिस शहर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आते हैं, 2 फरवरी 2016 को नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। देखिए उन्होंने किस तरह से कहा है कि भ्रष्टाचार जिस तेजी से बढ़ रहा है, लोगों ने टैक्सेस देना बंद कर देना चाहिए। यह बहुत गंभीर बात है कि एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों ने टैक्सेस देना बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर उपाय निकालने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, आपको यह पता होगा कि 2G का स्कैम हुआ, फॉर्डर का स्कैम हुआ, अभी एक भ्रष्टाचार के मामले में एक पूर्व उप मुख्यमंत्री को अंदर डाला गया है। हर 2-3 साल 4 साल के बाद ये नेता अंदर जाएंगे, बाहर निकल कर आएंगे। मातंग समाज, जो गरीब समाज है, 385 करोड़ रुपए एक नेता खा जाता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यह नेता अगले 2 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर दोबारा आएगा और वही इज्जत के साथ इस सदन के अंदर बैठेगा। करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है।
अध्यक्ष जी, जब मैं पत्रकार था 500 करोड़ रुपए का इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता था। 2 महीने के अंदर उस 500 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट को 2000 करोड़ रुपए किया गया। मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। क्या किए हैं आपने? अगर आप जानते हैं तो 2 इंजीनियर्स को अरेस्ट कर लिए हैं आपने 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को अरेस्ट कर लिए हैं। अगर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो उसमें जो सेक्रेटरी था, जो चीफ सेक्रेटरी था, जो मंत्री था, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष जी, मैं पहली मर्तबा बोल रहा हूं, मुझे 2 मिनट और बोलने का मौका दिए, हमने अभी तक कुछ बोले नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा, जरूर आपकी हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, इसके अंदर यह लिखा है कि माय गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड टू कंट्रोल क्राइम। आप कंट्रोल क्राइम के बारे में कर रहे हैं। अभी एक सम्मानीय सदस्य लोढ़ा साहब ने कहा है बड़े गर्व से कि कन्विक्शन रेट बहुत बढ़ गया है। आप पहले गिरफ्तार तो करिए साहब, जो आरोपी है। क्या वजह है कि गोविंद पानसरे के हत्यारों को आप पकड़ नहीं पाए? क्या वजह है कि आप नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारों को पकड़ नहीं पाए हैं? आप अगर उन्हें पकड़ेंगे तो ही कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। छोटे मोटे आरोपियों को तो आप वैसे भी उठाकर लेके आते हैं, उन्हें कन्विक्ट कर देते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, अगर क्राइम की बात हो रही है तो लातूर शहर के अंदर एक वर्दी के अंदर एक पुलिस वाले को मारा जाता है। 3 दिन तक खामोश रहती है सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट खामोश रहता है। उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, कोई मायने नहीं रखता है। पुलिस की वर्दी के अंदर था। कांग्रेस का एमएलए उस शहर से ताल्लुक रखता है, भाजपा का एमपी उस शहर से ताल्लुक रखता है। क्या यह इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि एक नेता, वहां का स्थानिक नेता, जाकर उस पुलिस वाले से कहे कि जो हुआ है गलत हुआ है? इसके बाद लगातार पुलिस वालों के ऊपर हमले होते रह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। अभी बाहर अध्यक्ष जी, बड़ी संगीन बात है, शामराव धोंडे नाम का एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला ऑफिस सुपरिटेंडेंट, 36 साल पुलिस की नौकरी किया है नासिक में। उसके नौजवान लड़के को, 26 साल के एक नौजवान लड़के को उसके दोस्त के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। वो पुलिस के पास बार बार जा रहा है, गुहार लगा रहा है मदद के लिए, लेकिन कोई उसके पास नहीं जा रहा। वो मुख्यमंत्री से यहां पर मिलने के लिए आया था। अध्यक्ष जी, इसमें लिखा गया है कि एक बड़ा सुहाना सपना दिखाया गया है, 2022 तक हम सबको घर देना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की घोषणाएं करते हैं, लेकिन कुछ हकीकत, आप चूंकि उसी शहर से ताल्लुक रखते हैं जिस शहर से मैं आता हूं, तो सुनिए अध्यक्ष जी, जिस औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर आपने रामाई दलितों के लिए जो योजना है, 27 करोड़ रुपए आपने उसके लिए दिए, लेकिन वो पैसा आपने वापस क्यों मंगाया है जानते हैं? कि महानगर पालिका को वो 27 करोड़ हासिल करने के लिए 30 लाख रुपए देना था। वो 30 लाख रुपए दिए नहीं, 27 करोड़ रुपए दलितों का जो घर बनने वाले थे वो वापस चले गए। 36 करोड़ रुपए दलितों के उद्धार के लिए एक स्कीम के तहत औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर 2014 से पड़े हैं। जानते हैं उसका क्या हो रहा है? दलितों के लिए घर नहीं बनाए जा रहे हैं, उसमें वो पैसा महानगर पालिका ने फिक्स डिपॉजिट में रखा है, और फिक्स डिपॉजिट का जो इनकम का इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप घोषणा तो कर दिए 2022 तक ये करेंगे करके। अध्यक्ष जी, आप नए नए हॉस्पिटल्स बनाने वाले हैं चंद्रपुर में, गोंदिया में, लेकिन क्या वजह है अध्यक्ष जी कि मेरे अपने शहर के अंदर 2012 में एक चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हॉस्पिटल के लिए फंड सैंक्शन होने के बावजूद भी 7 एकड़ जमीन आप नहीं दे पा रहे हैं। आप नए नए हॉस्पिटल्स बनाने की बात कर रहे हैं, जगह देने के लिए तैयार नहीं। एक आखिरी मुद्दा अध्यक्ष जी, आपने ये कहा है एक पैराग्राफ के अंदर कि हम माइनॉरिटीज के बारे में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं। आपको कुछ सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के लोन के लिए किस तरह से मुसलमान लड़के और लड़कियों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, किस तरह से वहां पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसका भी आपको जवाब देता हूं साहब। लोन जो है आम लोगों के लिए इस तरह की कठिनाई। एक मिनट, आखिरी 1 मिनट। अध्यक्ष जी, हर माइनॉरिटी इलाके के अंदर देखिए आपको नेशनलाइज्ड बैंक सी नजर नहीं आती है।
लोग कहते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक अगर वहां खोले, लोन अगर कोई लिया तो उसका पैसा वापस नहीं करता। क्यों कानून आप कड़क बनाइए? अगर 2 4 6 लोग अगर डिफॉल्टर्स हैं तो पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को आप कटघरे में नहीं खड़े कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि सभी को लेना पड़ता है। आपने कहा है कि भारत माता की जय बोलना चाहिए। आज कुछ दिन पहले अगर किसी ने बड़े धूमधाम से हवाई जहाज में उड़ते वक्त अगर भारत माता की जय कहा होगा तो वो विजय माल्या होगा, जिसने 9,000 करोड़ रुपए लूटकर देश के बाहर निकला है। और उसे भगाने वाले कौन थे? क्या राज्य के जेटली साहब को नहीं पता है, प्रधानमंत्री साहब को नहीं पता था कि यह आदमी 9,000 करोड़ रुपए मेरे देश का लूट कर जा रहा है? ऊपर उड़ते वक्त उसने यकीनन भारत माता की जय जरूर बोला होगा, क्योंकि यह हो सकता है तो मेरे अपने ही देश में हो सकता है। अध्यक्ष जी, मैं बस यही कहना चाहता हूं, एक आखिरी मुद्दा कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने जो भाषण की शुरुआत की थी अध्यक्ष जी, उसमें यह है कि हम कहां कहां पर किसके पुतले बनाएंगे, कहां कहां पर हम कैसे स्मारक बनाएंगे। अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि मैं मेरा पैसा देता हूं टैक्स के लिए तो लोगों की भलाई के लिए। क्या वजह है साहब कि अगर भाजपा के नेता की कोई डेथ हो जाती है तो क्या उनके नेता, उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करिए, करोड़ों रुपए का भव्य स्मारक बनाइए। मेरे टैक्स के पैसे के ऊपर आप कैसा स्मारक बनाते हैं? शिवसेना के नेता चाहते हैं आप इस तरह का करोड़ों रुपए का जनता का पैसा ऐसा फिजूल नहीं खर्च कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, जनता पैसा टैक्सेस में देती है तो कुछ अच्छे काम के लिए देती है। धन्यवाद।